तो जो नेक्स्ट टॉपिक अभी इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं उसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, अभी हमने प्रीवियस क्लास में हमने समझा कि दो वेरिएबल्स हम पढ़ने वाले हैं, दो वेरिएबल्स का एक साथ डाटा लिया जाएगा और उनमें आपस में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे। क्या उनमें पॉजिटिव रिलेशन बनता है या पॉजिटिव नेगेटिव कोरिलेशन बनता है। ठीक है, तो कोरिलेशन को समझने के लिए सबसे पहले जिस वैल्यू की हमें ज़रूरत पड़ेगी वो है कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, इसी की हेल्प से हम दो वेरिएबल्स में कोरिलेशन समझ पाएंगे। जब हम इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे तब हम देखेंगे आर की वैल्यू क्या हमें बताएगी, आर की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट का जो सिंबल है वो है आर। ठीक है, और उसको कैलकुलेट किया जाएगा कोवेरिएंस, दोनों वेरिएबल्स का कोवेरिएंस निकाल के उसको डिवाइड कर देना है एक्स वेरिएबल का स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू वाई वेरिएबल का स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, इस फॉर्मूले से। और आप जानते ही हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस भी लिख सकते हैं, और y के स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह क्या लिख सकते हैं, y का वेरिएंस भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ y वेरिएंस भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूले बन जाते हैं आपके। अच्छा, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि कोवेरिएंस का फॉर्मूला क्या था। ठीक है, हमारा ये जो कोवेरिएंस है इसका फॉर्मूला हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। वो क्या था, कोवेरिएंस का फॉर्मूला होता है जिसका सिंबल होता है सिग्मा एक्स वाई। तो उसकी वैल्यू होगी समेशन एक्स आई इंटू वाई आई माइनस डिवाइड बाई एन और माइनस एक्स बार इंटू वाई बार। ठीक है, इस तरीके से हमें जो है कोवेरिएंस मिल जाएगा। कोवेरिएंस की यहाँ पे ये जो भी वैल्यू आएगी उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे और किससे डिवाइड कर देंगे, एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन और वाई का स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, एक बार मैं स्टैंडर्ड डेविएशन के भी वैल्यूज़ जो है रिपीट कर देता हूँ। अगर हमारे पास अगर हमारे पास जो डाटा है वो कितना है, x1, x2 और xn, तो इसका जो वेरिएंस होता था वो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता था। उसके लिए या तो ये फॉर्मूला यूज़ किया जा सकता है x1 माइनस मीन होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस मीन होल स्क्वायर प्लस 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 xn माइनस मीन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। या तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, या फिर वेरिएंस जो है वो किस तरीके से इस फॉर्मूले से भी निकाला जा सकता है, समेशन एक्स आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एन माइनस मीन होल स्क्वायर। ठीक है, ज़्यादातर जो है आपको ये फॉर्मूला यूज़ करने में आसानी रहेगी। ठीक है, बट वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि दोनों फॉर्मूले में से क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन किस हिसाब से दी हुई है और हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं वेरिएंस के लिए। अगर आपने वेरिएंस कैलकुलेट कर लिया तो वहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट होगा, आप वेरिएंस का रूट ले लीजिए। तो सिग्मा इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एक्स, एक्स का यहाँ से आपने वेरिएंस निकाल लिया है, उसका स्क्वायर रूट कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। ठीक है, तो एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन और वाई का स्टैंडर्ड डेविएशन इस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है भाई, देखो कोरिलेशन कोफिशिएंट आर की जो प्रॉपर्टी होने वाली है ना, हमारा क्वेश्चन वहीं से बनने वाला है। इतनी हार्ड कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है कोरिलेशन चैप्टर से या रिग्रेशन चैप्टर से। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा कि एनडीए में किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपको लगेगा कि यहाँ पे तो कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। बट फिर भी हमारा जो है मोटिव ये है कि आप एक बार इसकी कैलकुलेशन को भी समझें, ताकि अगर बाय चांस कल को उसने इस पैटर्न पे क्वेश्चन डाल दिया, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आप उसको भी कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, तो अगर मान लो हमें आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो कैसे कैलकुलेट करनी है। सबसे पहला हमारा टारगेट है कि हम कोवेरिएंस कैलकुलेट करें, और कोवेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए हमें ये कॉलम तैयार करना पड़ेगा एक्स आई इंटू वाई आई। तो हमने यहाँ पे लिख लिया एक्स आई इंटू वाई आई। तो ये कितना हो जाएगा 24, ये कितना हो जाएगा 60, ये कितना हो जाएगा 108, और ये हमारे पास हो जाएगा 168। ठीक है, और अगर हम इनका सबका सम कर दें तो हमें मिल जाएगा समेशन एक्स आई वाई आई। वो कितना मिलेगा, ये हमारे पास 84, 108 और 168। तो ये हमारे पास जो सम है ये कितना आ गया 360। तो इसकी जगह यहाँ पे इसकी जगह हम लिख देंगे
360 डिवाइडेड बाय, हमारे पास कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, 1 2 3 4, 4 ऑब्जर्वेशंस है, माइनस, अब हमें मीन निकालना है। मीन तो देखो दोस्तों सबको आता होगा मीन निकालना, तो बहुत इजी है। तो x का जो मीन है वो होने वाला है 12 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 21 डिवाइडेड बाय 4। तो ये हमारे पास हो जाएगा 27 प्लस 39 डिवाइड बाय 4, यानी कि 66 डिवाइड बाय 4। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे मीन आने वाला है 16.5। ठीक है, तो यहाँ पे x का जो मीन है वो कितना आया 16.5। इसी तरीके से जो है y का भी मीन निकाल सकते हैं हम। y का मीन कैसे निकालेंगे, y का मीन कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। तो y का मीन जो है वो इन सब से आ जाएगा, y बार इज इक्वल टू 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 डिवाइड बाई 4, और ये 20 डिवाइड बाई 4 दैट इज़ 5। तो y का जो मीन है वो 5 आ गया है। ठीक है, तो अगर हम इसको डिवाइड करें 90 माइनस और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 7.5। तो जो हमारा कोवेरियंस है x और y का, या जिसका सिंबल सिग्मा एक्स वाई होता है, उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आती है 7.5। इस 7.5 को कहाँ यूज़ करेंगे, इस 7.5 को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, ये जो है यहाँ पे हम 7.5 यूज़ करेंगे। तो r की जो वैल्यू है वो हमारे पास होगी कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, यानी कि 7.5 डिवाइडेड बाय, अब स्टैंडर्ड डेविएशन x और स्टैंडर्ड डेविएशन y का आप कैलकुलेट करेंगे। मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है कि x का स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे आएगा, वो वेरिएंस निकाल के आएगा। और वेरिएंस कैसे निकालेंगे, समेशन एक्स आई स्क्वेयर। ठीक है, या फिर आप मीन निकाल चुके हैं तो इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं कि x1 माइनस इसका मीन था जो हमारे पास वो 16.5 था, उसका स्क्वेयर, प्लस x2 माइनस 16.5 होल स्क्वेयर, प्लस x3 माइनस 16.5 होल स्क्वेयर, और प्लस x4 माइनस 16.5 होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4। ये वेरिएंस आ जाएगा। तो यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे आएगा, रूट ऑफ वेरिएंस लेके। ठीक है, तो दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन x का और y का स्टैंडर्ड डेविएशन आप कैलकुलेट कीजिए, उसको यहाँ पे दोनों को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई में रखिए, और ये 7.5 ये मल्टीप्लिकेशन है, ये डेसिमल है। तो 7.5 को दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करके फाइनली हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, r की। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आप कंप्लीट कीजिए। मैं आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ बताता हूँ कि कोरिलेशन कोफिशिएंट यानी कि r की क्या प्रॉपर्टीज़ रहेंगी, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ये कहता है कि वैल्यू ऑफ r लाइज फ्रॉम -1 to 1। जब आप इस r की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे ना, ये r की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे, इस कैलकुलेशन को कंप्लीट करके, या किसी भी डाटा के लिए आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके r की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो जो r की वैल्यू आएगी ना वो 1 या -1 के बीच में होगी। मैक्सिमम उसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, +1, और मिनिमम उसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, -1, और उसके बीच में कोई भी वैल्यू जो है रियल वैल्यू हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारी वो कहता है कि अगर r की वैल्यू इज इक्वल टू 1 आ जाती है, हमने क्या कहा, r की वैल्यू मैक्सिमम 1 तक और मिनिमम कहाँ तक, -1 तक। तो इसमें से r की वैल्यू अगर 1 हो जाती है तो वो जो कोरिलेशन होगा ना वो कौन से टाइप का होगा, वो हमारा होगा परफेक्ट एंड पॉजिटिव। इस टाइप के कोरिलेशन को हम क्या बोलेंगे, परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, और अगर r की वैल्यू -1 आती है, ठीक है, r की वैल्यू अगर -1 आती है तो हमारा कोरिलेशन कैसा होगा, परफेक्टली नेगेटिव, नेगेटिव होगा और परफेक्ट होगा। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि परफेक्ट रिलेशन क्या होता है, सिर्फ परफेक्ट रिलेशन अगर आपसे पूछा जाए, सिर्फ परफेक्ट रिलेशन या कोरिलेशन आपसे पूछा जाए, तो आप कहेंगे उसमें r की वैल्यू 1 भी हो सकती है, r की वैल्यू -1 भी हो सकती है। r की वैल्यू 1 होगी तो परफेक्टली पॉजिटिव, और r की वैल्यू -1 होगी तो परफेक्टली नेगेटिव। ठीक है, इस तरीके से।
फिर आ जाता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी यूनिट ऑफ मेजरमेंट। भाई देखो, जैसे आप हाइट को या लेंथ को आप मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर इनमें मेजर करते हैं, वेट को आप किलोग्राम, ग्राम या मिलीग्राम इस तरीके से मेजर करते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट आर है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ एनी यूनिट है, इसकी कोई यूनिट नहीं है, ये एक सिर्फ एक नंबर है या सिर्फ एक रेशियो है, ठीक है। जैसे प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कहाँ रहती है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 से लेके 0 के बीच में रहती है। उसी तरीके से आर एक नंबर है जिसकी वैल्यू 1 और -1 से लेके उनके बीच में रहती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, और कोरिलेशन कोफिशिएंट की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसी पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बार बार, ठीक है। ये कहता है कि R is independent of change in origin and change in scale। अगर स्टैटिस्टिक्स वाला चैप्टर आपको थोड़ा बहुत भी याद है तो हमने ये वाली प्रॉपर्टी बहुत बार पढ़ी थी। क्या कहते हैं कि R इंडिपेंडेंट है किसके, प्लस ऑपरेशन या माइनस ऑपरेशन। चेंज इन ओरिजिन का मतलब है कि आप डाटा में कुछ भी प्लस कर दें या माइनस कर दें, तो यहाँ पे ये आर रहने वाला है इंडिपेंडेंट, यानी कि आप ओरिजिन में चेंज कर रहे हैं, मतलब कि आप प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं तो आर की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है। और उसी तरीके से अगर आप कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर कुछ डिवाइड कर रहे हैं तो भी आर जो है इंडिपेंडेंट है और आर की वैल्यू बदलने वाली नहीं है, ठीक है। और इसको मैं एलेबोरेट करता हूँ। अगर आपके पास डाटा ये है x1 y xi है और yi है, और इसका कोरिलेशन कोफिशिएंट यानी कि r, लेट्स से आपके पास 0.7 है, इसका कोरिलेशन कोफिशिएंट कितना है, 0.7 है। तो अगर आप इस डाटा में xi में कुछ ऐड कर देते हैं और yi में भी कुछ ऐड कर देते हैं तो भी इसका जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो कितना आएगा, 0.7 आएगा। सेम गोज फॉर माइनस और सेम गोज फॉर मल्टीप्लिकेशन। अगर आप कुछ मल्टीप्लाई भी कर देते हैं या आप कुछ डिवाइड भी कर देते हैं तो इन सभी डाटा का कोरिलेशन कोफिशिएंट अभी भी कितना ही आएगा, 0.7 आएगा। इनफैक्ट आप दोनों ऑपरेशन एक साथ भी कर दें, मतलब कि अगर इस डाटा में आपने कुछ ऐड भी कर दिया, ठीक है, और कुछ मल्टीप्लाई भी कर दिया आपने, तो भी इसका जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो उतना का उतना ही रहेगा, ठीक है। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी चेंज इन ओरिजिन और स्केल। ओरिजिन का मतलब प्लस या माइनस करना होता है और स्केल में चेंज करने का मतलब होता है मल्टीप्लाई या डिवाइड करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहता है अगर r की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहती है, मतलब r बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0,1, ठीक है। अगर r की वैल्यू ऐसी है तो आप बोलेंगे वो कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है। और अगर r की वैल्यू -1 से 0 के बीच में है, यानी कि r की वैल्यू -1 से लेके ओपन इंटरवल 0 के बीच में है, तो आप बोलेंगे उन दोनों में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव कोरिलेशन है। और अगर r की वैल्यू +1 के इक्वल है तो वो पॉजिटिव भी है और वो कैसा रिलेशन बन जाता है, परफेक्टली पॉजिटिव रिलेशन बन जाता है। और अगर r की वैल्यू -1 है तो वो नेगेटिव के साथ साथ परफेक्ट बन जाता है, यानी कि परफेक्टली नेगेटिव बन जाता है, ठीक है। और लास्ट बात ये है कि अगर r की वैल्यू 0 के इक्वल है तो हम ये बोलेंगे जो दोनों वेरिएबल्स हैं x और y, दे आर अनकोरिलेटेड, या फिर ये बोल सकते हैं दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर मतलब कि उनमें आपस में कोई भी कोरिलेशन नहीं बन रहा, एक की वैल्यू बढ़ रही है घट रही है तो इससे दूसरे के बारे में कुछ भी पता लगाया नहीं जा सकता, ठीक है, कि दूसरे पे क्या असर पड़ेगा। तो ऐसा जब होगा जब आपके r की वैल्यू क्या होगी, 0, तो यानी कि बोथ वेरिएबल्स आर अनकोरिलेटेड, ठीक है। या फिर ये कह सकते हैं इंडिपेंडेंट हैं आपस में, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो ये हमने जो r की वैल्यू पढ़ी है, हमने ये पढ़ा कि वो -1 से लेके 1 तक हो सकती है। 1 मतलब परफेक्टली पॉजिटिव, -1 मतलब परफेक्टली नेगेटिव, 0 से 1 के बीच में है तो पॉजिटिव, 0 से -1 के बीच में है तो नेगेटिव, और 0 वैल्यू इक्वल है तो अनकोरिलेटेड या फिर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर बोथ वेरिएबल्स, ठीक है। देखो
वैसे तो हमारे पास जो है ग्राफ प्लॉट करना नहीं पूछा जाएगा हमसे, बट ग्राफ को क्वेश्चन में प्रेजेंट करके फिर आपसे पूछ सकता है कि इसकी वैल्यू, जो आर की वैल्यू है वो 1 होगी, या आर की वैल्यू -1 होगी, या आर की वैल्यू नेगेटिव होगी, या आर की वैल्यू पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो आपके सामने ये क्वेश्चन रखा जा सकता है, जैसे आपके पास क्वेश्चन में ये ग्राफ दिया जा सकता है, और फिर आपसे पूछा जाएगा कि ये किस टाइप के कोरिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारा परफेक्टली पॉजिटिव यानी कि R इज इक्वल टू 1 वाले कोरिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। कब? जब हमारे xi की वैल्यू और yi की वैल्यू ऐसे धीरे धीरे एक साथ बढ़े। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जैसे कि अगर मेरे ये दो वेरिएबल हैं xi और yi, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, तो इसका जो R आएगा वो क्या आएगा? 1 आएगा, और उसका जो रिलेशन बनेगा वो कैसा बनेगा? परफेक्टली पॉजिटिव। और उसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, एक्स एक्सिस पे आप xi ले सकते हैं और y एक्सिस पे आप y वेरिएबल को ले सकते हैं और उन पॉइंट्स को प्लॉट कर सकते हैं। पहले आप किस पॉइंट को प्लॉट करेंगे? 1,1 को। दूसरा आप किस पॉइंट को प्लॉट करेंगे? 2,2 को। और इस तरीके से सभी पूरे डाटा को प्लॉट किया जा सकता है। ठीक है, चलिए फिर अगर आपके आर की वैल्यू, आपके आर की वैल्यू 0.9 या 0.5 होती है, देखो अगर 1 के करीब है तो उसको बोला जाएगा पॉजिटिव। बट कैसा पॉजिटिव? स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव। तो वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, बट लगभग थोड़ा थोड़ा स्ट्रेट लाइन जैसा ही बनेगा। ठीक है, मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है इसके आसपास ही रहेगा, इससे ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। ठीक है, इसके आसपास ही रहेगा जब आर की वैल्यू कैसी रहेगी? 0.9। ठीक है, अगर आर की वैल्यू और कम हो जाती है, 0 के पास जाने लग जाती है, तो वो जो मिडल लाइन थी हमारी परफेक्टली पॉजिटिव वाली, ठीक है, ये जो परफेक्टली पॉजिटिव वाली लाइन है, अब पॉइंट इससे दूर जाने लगेंगे और थोड़ा सा दूर जाने लगेंगे। ये हमारा कौन सा रिलेशन हो जाएगा? वीक पॉजिटिव। इसमें आर की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी बट वो 0 के आसपास रहेगी। ठीक है, और आर की वैल्यू 0 होते ही, आर की वैल्यू 0 के केस में क्या होगा कि सारे पॉइंट्स जो हैं रैंडमली इधर उधर डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। सारे जो हमारे पॉइंट्स हैं x1, y1, x2, y2, x3, y3, ये जो हमारे पॉइंट्स हैं ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। यानी कि सेंटर लाइन से कोई भी किधर भी पॉइंट है रैंडमली वो इधर उधर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये कब होगा? जब हमारे पास दोनों वेरिएबल्स में कोई भी कोरिलेशन नहीं होगा, या फिर हम ये कह सकते हैं दोनों वेरिएबल जो है दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है, चलिए जब हमारे पास कोरिलेशन नेगेटिव में होगा, जब हमारे पास कोरिलेशन नेगेटिव में होगा तो परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन की वैल्यू क्या होगी? -1। और उस केस में हम कोरिलेशन को क्या बोलेंगे कि दोनों वेरिएबल्स में परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन है। देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारी ऐसे ऊपर जाती हुई लाइन बन रही है स्ट्रेट, यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन बनेगी, लेकिन कैसी बनेगी? नीचे जाती हुई, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, जैसे जैसे xi की वैल्यू बढ़ेगी yi की वैल्यू कम होगी। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि 1 5 2 4 3 3 4 2 और 5 1 6 0, कुछ इस टाइप का अगर हमारे पास डाटा है तो उसका जो कोरिलेशन बनेगा वो कैसा बनेगा? कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू क्या आएगी? -1। और उसका जो कोरिलेशन कोफिशिएंट, जो टाइप ऑफ कोरिलेशन बनेगा वो परफेक्टली नेगेटिव बनेगा। और अगर ग्राफ आपसे पूछा जाए कि किस टाइप का ग्राफ बनेगा, तो इस टाइप का जो है उसका ग्राफ बनने वाला है। स्ट्रेट लाइन में होंगे लेकिन नीचे की साइड। जैसे जैसे हम x वेरिएबल में आगे बढ़ेंगे, y वेरिएबल में हम कम होते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कौन सा आता है? उसके बाद हमारा पास आता है नेगेटिव बट स्ट्रोंगली नेगेटिव। वो वैल्यू आपकी कैसी होगी? नेगेटिव में तो होगी आपके आर की वैल्यू, लेकिन -1 के करीब होगी। ठीक है, तो ये जो डाउनवर्ड वाली जो स्ट्रेट लाइन थी, ये जो हमारी डाउनवर्ड वाली स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, अब पॉइंट थोड़ा सा इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट होने लग जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, बट इसके ऊपर और नीचे थोड़ा सा डिस्टोर्टेड होंगे या डाइवर्टेड होंगे। ठीक है, जैसे जैसे आप आर की वैल्यू 0 के करीब बढ़ेंगे तो सेंट्रल जो ये डाउन वाली जो लाइन थी, पॉइंट इससे दूर जाने लगेंगे। और ये कैसा रिलेशन होगा?
वीक नेगेटिव कोरिलेशन होगा, और जैसे ही पॉइंट एकदम रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे तो आपके कोरिलेशन कोफिशिएंट आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये अलग अलग ग्राफ जो है आप देखने की कोशिश कीजिए, इनको अपने माइंड में बिठाइए। हो सकता है आपको ये ग्राफ दे दिया जाए और पूछा जाए कि क्या लगता है आपको इसके आर की वैल्यू 1 होगी, आर की वैल्यू -1 होगी, या आर की वैल्यू 0 होगी, या आर की वैल्यू 0.1 होगी। इस तरीके से ऑप्शन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारा एक एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। अब देखो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट इतनी बड़ी है कि बच्चे स्टेटमेंट देख के ही भाग लेंगे, मतलब ये क्वेश्चन तो दूसरी लाइन तक भी नहीं जाएंगे कि क्या है इसमें। ठीक है, बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो इतने बड़े स्टेटमेंट के क्वेश्चन को एक ट्राई देते हैं कि यार देखते हैं क्या पता हमसे क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, या फिर कुछ ऐसे बच्चे होंगे कि यार इसमें से ना 1.9, 0.7, 1 पे तुक्का मार देंगे, या कुछ भी ऐसे ब्लाइंड जो है वो गैस कर देंगे। ठीक है, बट ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि मतलब कोरिलेशन कोफिशिएंट के इतने इजी क्वेश्चन आ सकते हैं एनडीए में। ठीक है, देखो ये कहता है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट between ages of husband and wife at the time of marriage for a given set of 100 couples was noted to be 0.7। भाई ऐसा हुआ कि हमने 100 कपल्स का डाटा लिया। ठीक है, 100 कपल्स में हमारे पास क्या था, हमारे पास जो था हस्बैंड्स थे और हमारे पास उनकी रिस्पेक्टिव वाइफ्स थी। ठीक है, तो हस्बैंड 1, हस्बैंड 2, हस्बैंड 3, वाइफ 1, वाइफ 2, वाइफ 3, और इसी तरीके से हमने 100 कपल्स का डाटा कलेक्ट किया। किस चीज़ का डाटा कलेक्ट किया, हमने डाटा जो ये कलेक्ट किया है एजिस का कलेक्ट किया है। अब इस पूरे डाटा की जब कैलकुलेशन की तो कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू निकल के आई 0.7। ठीक है, ये दिया हुआ है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन कहता है कि अज्यूम दैट ऑल दीज कपल्स सर्वाइव टू सेलिब्रेट सिल्वर जुबली ऑफ देयर मैरिज। ऐसा मान लो कि ये सभी के सभी कपल्स अलाइव हैं अपनी 25th एनिवर्सरी तक। ठीक है, मतलब और 25 साल इन सब ने सर्वाइव कर लिया है। देन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यानी कि आर की वैल्यू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम क्या होगी। तो अब आज प्रेजेंट में 25 साल बाद इनकी जो आर की वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी वो क्या आएगी। ठीक है, चलिए भाई देखो, अगर 25 ईयर्स के बाद फर्स्ट हस्बैंड की एज कैलकुलेट की जाए तो वो H1 + 25 हो जाएगी, और यहाँ पे W1 + 25 हो जाएगी। इसी तरीके से H2 + 25, W2 + 25, और हर किसी की एज में H100 + 25 और W100 + 25 हो जाएगा। अब इस डाटा का जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो कितना होगा, R कितना होगा। एक बार इस प्रॉपर्टी पे आ जाइए। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, R इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज इन स्केल। यानी कि आप कुछ प्लस करो, माइनस करो, डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, R की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है। हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है, हमने इस क्वेश्चन में प्लस ही तो किया है। हमने यहाँ से यहाँ आने के लिए +25 ही तो ऐड किया। तो जब इस डाटा का कोरिलेशन कोफिशिएंट 0.25 है तो HI + 25, WI + 25, इस डाटा का जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो भी तो कितना आएगा, 0.7 ही आएगा। ठीक है, तो देखो मेरे को एक्सप्लेन करने में इतना टाइम लगा, अदरवाइज जैसे ही आप इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ेंगे सीधा इस प्रॉपर्टी पे आप जाएंगे और टिक कराएंगे। ठीक है, तो इतना इजी ये क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी सोचना नहीं था। सिर्फ एक बात याद रखनी थी कि कोरिलेशन कोफिशिएंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता कुछ मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस या डिवीजन का। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज इन स्केल। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इसको भी आप कहेंगे कि इतना सुपर इजी क्वेश्चन आते हैं एनडीए में कोरिलेशन चैप्टर से। ये कहता है इफ आर इज द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। भाई एक्स आई कोई डाटा है और वाई आई कोई डाटा है, और उसका कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाला गया। ठीक है, वो कितना आया, आर आया। तो उसका जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो हमारे पास कैलकुलेट होके आता है आर। तो 3xi + 4, -3yi + 3, इसका कोरिलेशन कोफिशिएंट कितना होगा।
अगेन हम यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कुछ ऐड कर रहे हैं। इसमें हमने क्या किया, 3 मल्टीप्लाई किया, 4 ऐड किया। इसमें हमने क्या किया, -3 से मल्टीप्लाई किया और +3 ऐड किया। लेकिन हम जब पढ़ चुके हैं, सेम यही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ हो रही है कि R इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल। मतलब उसमें प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगेन फिर से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, R हो जाता है। ठीक है, बच्चे दिमाग लगाएंगे कि इसमें माइनस हो जाएगा, √3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। कोरिलेशन कोफिशिएंट बदलेगा नहीं। तो इस लेवल के क्वेश्चन आए हुए हैं, कोई कैलकुलेशन नहीं है उसमें, सिर्फ एक प्रॉपर्टी पे 2 बार क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए इसके और क्वेश्चन और फंडामेंटल्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन यू कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।